नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो अपरकट। और अपरकट में हम लोग बात करेंगे होने ऑस्ट्रेलिया में चल रही यंगिस्तान की अग्नि परीक्षा की। पहला टी20 मैच जीत के ओवल में वो शानदार फॉर्म में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए चिंता का विषय अब बन चुके हैं रविंद्र जडेजा, जो कि टी20 जो बचे हुए टी20 मैच हैं उनसे बाहर हो गए हैं। अगर हम लोग बात करें जडेजा के रिप्लेसमेंट की, तो वहां पे शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन जो जिस तरह से हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन निचले क्रम में अगर जैसे जडेजा आके रन बना रहे हैं या हार्दिक पांड्या रन बना रहे हैं, उस नजरिए से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा झटका है भारतीय टीम को। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। लगभग 10 साल सर्विसेज से खेलने वाले हमारे साथ संदीप पांडे, और एक लंबे अरसे से घरेलू क्रिकेट को दे चुके हैं और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से काफी कोच की कोच की मान्यता प्राप्त और काफी लंबे समय से घरेलू क्रिकेट जिन्होंने खेला, केएल तेजवानी जी भी हमारे साथ हैं। सर, दोनों आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले तेजवानी सर आपके पास आऊंगा। सर, जैसे जडेजा कल हैमस्ट्रिंग के खिंचाव के बाद वो बाहर हो गए, अब स्पिनर्स के जैसे बड़े ग्राउंड्स हैं, अब सिडनी में कल मैच होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये उम्मीद लगा के रखनी होगी कि चहल टीम में रहें या फिर शार्दुल ठाकुर, क्योंकि चहल को 15 मिनट पहले पता चला कि वो टीम में हैं और बॉल डालेंगे, जिस तरह से कनेक्शन उनको खिलाया गया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि शार्दुल ठाकुर रिप्लेसमेंट में तो आ गए हैं, बैटिंग की जगह कौन पूरी करेगा? देखिए, ऐसा है कि ये तो तय है कि युजवेंद्र चहल आप खेलेंगे हमारे 11 में, और उसके साथ जो स्पिन की जो डोर है वो वाशिंगटन सुंदर ने ऑलरेडी संभाली हुई है, और मेरे ख्याल से वो इकोनॉमी में अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे लिए मैं जो समझ रहा हूँ, जो फास्ट बॉलिंग का एरिया है वो थोड़ा सा कंसर्न है हमारा आज की डेट में, जिसमें पिछले मैच में बुमराह खेले नहीं थे, और जो दीपक चाहर थे वो भी काफी इफेक्टिव दिख नहीं रहे हैं, और जो नवदीप सैनी भी बाहर बैठे हुए हैं, उनका भी जो मेरे ख्याल से इकोनॉमी पहले एक दिवसीय में थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो एक हमारे लिए चिंता का विषय है। जो एक खुशी की बात है कि नटराजन है, उन्होंने एक अपनी जगह बना ली है और बहुत ही अच्छी बॉल कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 2 मैचेस जो इंडिया जीती है कैनबरा में, उन दोनों में उसका बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रदर्शन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शार्दुल ठाकुर और मेरे ख्याल से बुमराह अगर वापसी कर लेते हैं तो ये नटराजन के साथ हमारी जो 5 फास्ट बॉलर्स की एक अच्छी जोड़ी बन जाएगी। और जहां तक बैट्समैन का सवाल है तो सिडनी में शिखर धवन की परफॉर्मेंस अच्छी थी, और इसके अलावा विराट कोहली ने तो बहुत ही जबरदस्त खेला था वहां पर। और जो एक और खुशी की बात है हमारे पास, जो संजू सैमसन है, ये काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत ही जबरदस्त ये रोल प्ले करेंगे। और छोटा सा कंसर्न है श्रेयास का और मनीष पांडे का, मैं आपको बता रहा हूँ। तो श्रेयास का फॉर्म जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, उसको हमें डेफिनेटली उसको एक अच्छी पारी की आवश्यकता है, और मनीष पांडे के साथ भी वही है, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, और भारत के लिए उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पास में। और केएल राहुल तो आपने देखा हुआ वैसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हार्दिक पांड्या भले चाहे उनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिल रहा, पर वो जो अपने बल्लेबाजी से ही उन्होंने अपनी टीम में एक भूमिका बनाई हुई है, और खासतौर से टी20 में मैं समझता हूँ कि उनका एक अलग ही स्थान बना रहेगा। जी हाँ, सर, आपने बात करी कि अभी भी कंसर्न जो है हमारा मीडियम पेस बॉलरों पे, तेज गेंदबाजों पे है। संदीप, आप खुद भी तेज गेंदबाज रहे, जिस तरह से भारतीय तेज गेंदबाजों में संघर्ष करना पड़ रहा है, वहां शमी भी आउट ऑफ फॉर्म में, अगर मैं कहूं वो पुरानी लय में नहीं दिख रहे हैं। बुमराह भी आखिरी मैच अगर हटा दे तो पिछला मैच वो खेले नहीं। अगर हम लोग वहीं देखें, अगर शार्दुल ठाकुर या फिर दीपक चाहर जिस एम से खिलाए जा रहे हैं वो एम पूरे नहीं हो रहा है। पहले ओवर में 16 रन दीपक चाहर ने दिए, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कंसर्न है कि कौन मीडियम पेसर की वो जोड़ी है जो नटराजन का साथ दे या बुमराह का साथ दे। देखिए, मेरा कंसर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इस चीज को लेके उतना ज्यादा कंसर्न नहीं हूं कि पिछले मैच में दीपक चाहर उतना इफेक्टिव बॉल नहीं डाल पाए। जो आपका सबसे अच्छा गेंदबाज था उसने 40 से ज्यादा रन दे दिए। बट मैं इस चीज से ज्यादा कंसर्न हूं कि आपके पास सिर्फ 5 स्पेशलिस्ट बॉलर लेके आप खेल रहे हैं, आपके पास छठा बॉलर है नहीं। तो ये मुझे लग रहा है ज्यादा चिंता का विषय है। और अब जडेजा जब अनफिट हो गए हैं तब ये चीज और ज्यादा बढ़ गई है, ये प्रॉब्लम। क्योंकि पिछले मैच में हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि अगर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जो खिलाया था, वो चाहे मनीष पांडे होने दीजिए चाहे संजू सैमसन होने दीजिए, उनकी जगह पर एक
स्पेशलिस्ट बॉलर और बढ़ाया जा सकता था टीम पे, जब हार्दिक पांड्या नंबर 5 पे, जडेजा 6 पे और वॉशिंगटन सुंदर 7 पे खेलते। बट जडेजा इंजर्ड होने की वजह से सारा संतुलन जो है गड़बड़ हो गया। मुझे लग रहा है कि दीपक चाहर के साथ और नटराजन के साथ जरूर इनको जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये दोनों बॉलर जो हैं लॉन्गर फॉर्मेट की टीम में है नहीं, तो इनके पास यही अंतिम 2 मैच बचे हैं। और मैं लगातार बार बार कह रहा हूं कि आपने जब इतना लंबा पूल खिलाड़ियों ज्यादा खिलाड़ियों को लेके, तो आपको उनके ऊपर स्टिक रहना पड़ेगा। आप हर मैच में अगर बड़ी बड़ी फेरबदल करेंगे टीम में, तो कंफ्यूजन सिर्फ खिलाड़ियों में नहीं पैदा होगा। जो 1 साल के बाद वर्ल्ड कप होने वाला है, वो सरदर्द उतना ज्यादा टीम मैनेजमेंट का बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा नए खिलाड़ी आएंगे उतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेज आएंगी, जितनी ज्यादा परफॉर्मेंसेज आएंगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा टीम सिलेक्ट करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर मौका मिला जाएगा, दीपक चाहर को उतना कुछ खराब भी नहीं किया था, पहले ओवर में 14 रन जरूर दिए थे, बट आखिरी में जब उन्होंने 4 ओवर का कोटा फिनिश किया तो ठीक ठाक बॉल करके गए थे। और आप शमी या बुमराह में से आप किसी को भी एक को खिला सकते हैं, बट मुझे लग रहा है आप दीपक चाहर और नटराजन के साथ जरूर जाएं। बिल्कुल, दीपक चाहर, नटराजन, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात हो गई। सर तेजवानी सर, अगर आपके पास आऊं और आपसे पूछूं कि मयंक अग्रवाल या फिर केएल राहुल या शुभमान गिल, ऐसे तमाम लोग हैं, मनीष पांडे से भी आप ओपन करा सकते हैं, जो शिखर धवन का साथ देने वाला जो एक साथी होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। रोहित शर्मा की जगह कोई ले नहीं पा रहा है। हम लोग ने आखिरी वनडे में देखा शुभमान गिल ने अच्छा परफॉर्म किया, T20 में आए जो इनके साथ ओपनर आए उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। केएल राहुल नंबर 4 पे खेल रहे हैं, उनके साथ अभी भी दिक्कतें हैं। संजू सैमसन से भी आप ओपन करा सकते हैं। अभी एक जो शिखर धवन के साथी ओपनर की हम लोग बात करें तो वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं, जैसे कि आपने संजू सैमसन का एक ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है। मेरे ख्याल से संजू सैमसन की जो खासियत है, वो जो तेज बॉलिंग के खिलाफ छोटी गेंद को बहुत अच्छा खेलते हैं। वो हम लोगों ने देखा है, आईपीएल के दौरान भी उनका हमने प्रदर्शन देखा, और यहाँ उनको खैर ज्यादा मौका नहीं मिला है अभी। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए ये विकल्प होगा, जिसमें शिखर धवन के साथ हम संजू सैमसन को ले आएं, और उसके बाद विराट आ जाएंगे, फिर केएल राहुल हैं, और फिर वी हैव अदर ऑप्शंस लाइक श्रेयस इज देयर, और मनीष पांडे हैं, हार्दिक हैं, ऑफ कोर्स हैं, और डेफिनेटली आई थिंक संजू सैमसन एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। मुझे लग रहा है कि ऐसा ही शायद होगा अभी कल। या संदीप, अगर आपके पास आओ, संजू सैमसन के एक चीज और भी अच्छी है, आप केएल राहुल को आप फील्डिंग पे करवा सकते हैं और संजू सैमसन से विकेट कीपिंग भी करा सकते हैं। ऐसे 2 ऑप्शन हैं आपके पास, और हो सकता है आप केएल राहुल को भी आप ओपन करा सकते हैं, क्योंकि वो ओपनिंग करते आ रहे हैं और एक अच्छी फॉर्म में भी हैं। संदीप जी जी बिल्कुल, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टीम मैनेजमेंट जो है उसका विजन मुझे लग रहा है विकेट कीपिंग के मामले में एकदम साफ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो संजू सैमसन एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है, दस्ताने उनके हाथ में होते, मगर ऐसा नहीं है। आगे भी टीम इंडिया जो है एज ए विकेट कीपर शॉर्टर फॉर्मेट में केएल राहुल को ही एज ए विकेट कीपर देख रही है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि विकेट कीपर हमारे केएल राहुल ही रहेंगे। रही बात ओपन की, तो कल भी हमने इस चीज पे चर्चा की थी। देखिए आईपीएल के जो सबसे बड़े परफॉर्मर हैं 4, 5, 6 बैट्समैन, वो सारे इस समय इंडियन टीम के लिए इंडिया टीम की जो लिस्ट है उसमें है। बट प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि वो सारे खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए नंबर 1, 2 और 3 पे बैटिंग करते थे। देखिए नंबर 4, नंबर 5 वाला कोई बैट्समैन है नहीं, चाहे राहुल होने दीजिए, विराट कोहली होने दीजिए, श्रेयस अय्यर होने दीजिए, संजू सैमसन होने दीजिए, मनीष पांडे होने दीजिए, हर खिलाड़ी नंबर 1, 2 और 3 पे ही बैटिंग कर रहा था आईपीएल में। मगर टीम इंडिया के लिए देखिए रोल बदलेगा, क्योंकि जो शुरू के नंबर 1, 2, 3 हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि इस समय रोहित शर्मा टीम में नहीं है, उसके बावजूद अगर केएल राहुल अपना प्लेस वहां सीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ये बड़ी समस्या है टीम के लिए। नहीं तो रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली, उसके बाद तो ऊपर जगह ही नहीं है। फिर जो भी नया खिलाड़ी टीम में आ रहा है उसको नंबर 4, नंबर 5 पे ही खेलना है। तो आईपीएल का गेम बिल्कुल अलग है, इंटरनेशनल क्रिकेट एकदम अलग है। तो मुझे लग रहा है कि जो 2 खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया पिछले मैच में गई थी उनको समय देना चाहिए और उस पर स्टिक रहना चाहिए। इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं टीम के पास। बिल्कुल विकल्प नजर भी नहीं आ रहा। और आपने जो बात कही बड़ी बात है तेजवानी सर। संदीप का मानना है कि अगर हम लोग ज्यादा प्लेयर्स के साथ आएंगे और ज्यादा चीजें करेंगे, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे टीम के साथ, जो आने वाले 3 सालों में 3 वर्ल्ड कप हैं, तो उसके अगर उसके नजरिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी भारतीय टीम को और टीम मैनेजमेंट को टीम सेलेक्ट करने में। हाँ, ये बात तो सही है। एक तरीके से हमें प्लेयरों में विश्वास देना पड़ेगा और बैटिंग ऑर्डर जल्दी शिफ्ट नहीं होने चाहिए।
बट ये जो T20 का फॉर्मेट है, इसमें मैं समझता हूँ कि जैसे आप अपनी ठीक आईपीएल में फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, आपका अलग स्थान है, जब भारतीय टीम में आएंगे तो आपको फिर कहीं पर भी वो जो ऊपर के 2, 3, 4, 5, 6 तक आपको कहीं भी खिलाया जा सकता है। और जो एक अच्छी चीज है कि हमारे पास ओपनिंग बैट्समैन का विकल्प है अभी हमारे पास, जिसको मेरे ख्याल से भारतीय टीम मैनेजमेंट को भी ये मालूम होगा कि वो ऐसा कर सकते हैं। और सबसे सबसे जो बड़ी चुनौती होती है उसमें होता है कि पावर प्ले को यूज हम कैसे करते हैं, और उसको यूज करने के लिए जो सबसे मेरे ख्याल से बेस्ट विकल्प होगा वो उनको वहां पर उनके पास संजू सैमसन भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी हाँ जी बिल्कुल, संजू सैमसन भी हैं और मनीष पांडे भी ओपनिंग कर लेते हैं। ऐसा ओपनर की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि नंबर 3 के बाद जो टीम को संभालेगा, क्योंकि 4-5 विकेट गिरने के बाद हार्दिक पांड्या को अगर हम लोग 10 ओवर के अंदर ही देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल बैटिंग नहीं कर पा रहा है। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं वनडे सीरीज से कि आधी पारी खत्म नहीं हो पाती है और हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आ जाते हैं, जैसे लगता है वो नंबर 1 या 2 पे आए हैं। संदीप, इसमें मैं एक चीज और ये भी ऐड करना चाहता हूं। देखिए, अब हार्दिक पांड्या को आप एक बार नहीं देखेंगे, आप हार्दिक पांड्या को बार बार देखेंगे। उसका रीजन ये है कि उन्होंने गेंदबाजी लगभग बंद कर दी है, तो एज ए बैट्समैन अब टीम में खेल रहे हैं, स्पेशलिस्ट बैट्समैन। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि समस्या एक छोटी सी अलग तरीके की है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या इनफॉर्म बैट्समैन है तो वो नंबर 5 पे बैटिंग करे, ना कि नंबर 6 पे बैटिंग करे। सिचुएशन कोई भी होने दीजिए, क्योंकि वो इस समय टीम में एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि उनके साथ फॉर्म है, बहुत लंबी फॉर्म, आईपीएल से लेके वनडे सीरीज से लेके T20 तक की फॉर्म उनके साथ है। तो मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा 5 नंबर पे आना चाहिए, मगर 6 नंबर पे अगर फिर मनीष पांडे या संजू सैमसन में से कोई आएगा तो उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात है। बस ये थोड़ी सी एक समस्या लग रही है। बाकी मुझे लग रहा है 4, 5, 6 के लिए मनीष पांडे, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या ही रहेंगे टीम में। बैटिंग ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, टीम बिल्कुल सही चल रही है। इंडियन टीम की अगर मैं बात करूं, T20 टीम अगर देखी जाए तो बेस्ट टीम इन्होंने बनाई है और वो बेस्ट टीम भी है, लेकिन वही दिक्कत है कि कोई प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर रहा। दिन की बात होती है, हार्दिक पांड्या वो उस दिन को अपना कंटिन्यू रखे हैं, उनके दिन डेली आ रहे हैं। रविंद्र जडेजा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जो हमारे टॉप 4 बैट्समैन है उनसे भी रनों की उम्मीद है। वो कभी कभी ऐसे शॉट मारते हैं जिनको उम्मीद नहीं की जाती है। संजू सैमसन की अगर मैं बात करूं, एक चौका कवर्स के ऊपर से मारने के बाद अगली गेंद फिर वही मारने का और पहली गेंद पे आउट हो गया हेनरी केस की। मैं वहीं पे देखूं, स्वीप मारने चले जाते हैं केएल राहुल। ऐसे तमाम चीज है। ये ऋषभ पंत के अंदर मैंने चीज देखी थी कि सेट होने के बाद या अच्छी फॉर्म में आने के बाद वो ऐसी शॉट खेलते थे कि जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं होती थी। वही कर रहे हैं इंडियन बैट्समैन। ये सिचुएशन मुझे लग रहा है तब ज्यादा हो जाती है जब भी स्ट्राइक रोटेट नहीं होती है। मिडिल ऑर्डर में जब भी विकेट गिरता है और उसके बाद नई पार्टनरशिप लगानी होती है, तो मुझे लग रहा है जो स्ट्राइक रोटेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा, जो तीसरा वनडे था उसमें भी जब जैसे स्ट्राइक जो है चेंज नहीं हो पाती है, 2-3-4 डॉट बॉले बैट्समैन खेल लेता है, तब फिर वो किसी ना किसी बड़े शॉट के लिए जाता ही है। और देखिए वहीं पे गलती होती है। तो मुझे लग रहा है जो स्ट्राइक चेंज नहीं हो पा रही है, ये सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न है। इसलिए अगर मिडिल ओवर्स में कोई विकेट गिरता है तो कोई भी बैट्समैन आता है, उसको सिंगल डबल थोड़ा सा सेटल होने के लिए कुछ 4-6 बॉले तो चाहिए। तो मुझे लग रहा है वो एक कंसर्न है। कंसर्न तो ये भी है कि सिंगल डबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट क्यों नहीं हो पा रही है। तेजवानी सर, मुझे क्या लग रहा है, जो ये नया फॉर्मेट T20 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, यहां पर आईपीएल देख के या खेल के प्लेयर्स के अंदर एक चीज आ गई कि पहली गेंद से ही हिट करना है। वो सिंगल डबल की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर मेरी बात से अगर आप थोड़ा सा भी सहमत हो, मैं ये देख रहा हूं काफी आईपीएल से मैं देखूं अगर और मैचेस में भी देखूं, तो यहां पे कोई भी प्लेयर सिंगल डबल पर ज्यादा फोकस करता ही नहीं, पहली गेंद से मारने के लिए चालू हो जाता है। नहीं, चूंकि जैसा आपने बताया, देखिए मैं आपको बताऊं, तकरीबन कोई भी टीम चाहे पहले बल्लेबाजी करती है तो उसको मालूम है कि उसने, जैसे आप कुछ कल का एग्जांपल ले लेते हैं, कल सिडनी में मैच है, सिडनी के विकेट्स पे अच्छे रन बने, आपने देखा पिछले 2 एक दिवसीय मैचेस में। तो जो टीम बल्लेबाजी पहले करेगी उसको मालूम है कि उसको कम से कम 180 रन वहां बनाने हैं, मतलब मैच को जीतने के लिए और उसमें रहने के लिए। तो अब आप उसमें, यही सबके दिमाग में रहता है कि भाई बड़े हिट के लिए जाएं उसमें। और डेफिनेटली जो नया बल्लेबाज आता है वो अगर काफी सारी डॉट बॉलें खेलता है तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं दबाव उसके ऊपर भी, सामने वाले के ऊपर भी रहता है, और फिर उसमें जल्दीबाजी में इस तरीके की शॉट खेल के फिर टीम के ऊपर और प्रेशर आ जाता है।
तो उसमें जैसे संदीप कह रहे हैं कि डेफिनेटली जो स्ट्राइक रोटेशन है ये एक चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, एक दिवसीय हो, T20 हो, उसमें स्ट्राइक रोटेशन का अपना महत्व है। और वो डेफिनेटली एक अगर करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से उससे जो बैट्समैन है उसको ऊपर भी ईज आउट हो जाएगा, ज्यादा डॉट बॉल नहीं खेलनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये चीजें तो बहुत ही बेसिक हैं जो बहुत ही बचपन से ही सिखाई जाती हैं, पर किसी वजह से वहां बीच में नहीं हो पाता तो उसकी वजह से उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है टीमों को। जी हाँ, जी जी जी, बहुत सही बात आपने बताई कि बेसिक है क्रिकेट के। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि स्ट्राइक रोटेट करते रहिए वरना कई प्रेशर में आएंगे, क्योंकि डॉट बॉल से बैट्समैन खुद ही प्रेशर में आता है। हम लोग बात चर्चा को अपनी जारी रखेंगे और हम लोग बात कर रहे थे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से जो ये विकेट क्यों गिर रहे हैं, विकेट और जो ये नंबर टॉप 4 बैट्समैन है ये क्यों हिट मारने चले जाते हैं शुरुआत में, इन सब पे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो अपरकट में। अपरकट में बात हम लोग अपने एक्सपर्ट से कर रहे थे कि विकेट क्यों गिर रहे हैं, क्यों बल्लेबाज आते ही भारतीय टीम के पहली गेंद से हिट करने लगते हैं। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से स्ट्राइक रोटेट ना होना, ज़्यादा बॉलें डॉट करना, उसके प्रेशर ना लेने के लिए इसलिए बैट्समैन पहली गेंद से हिट करते हैं और थोड़ा फील्ड में बदलाव करने के लिए भी है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर केएल तेजवानी जी जुड़े हुए हैं, संदीप जी आप भी जुड़े। संदीप जी आपके पास आऊँगा। बैटिंग की बात हो गई और ओपनर्स की बात हो गई, मिडिल ऑर्डर की भी बात हो गई। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी जो शुरुआत में मैंने देखा कि जिस तरह से दीपक चाहर आए, शमी आए या नटराजन आए, इन तीन ये हैं, लेकिन अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको नटराजन टीम में है नहीं, दीपक चाहर है नहीं टीम में, तो ईशांत शर्मा भी नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको मीडियम पेस डिपार्टमेंट को।
जी बिल्कुल, देखिए, और कल जो मैच स्टार्ट हो रहा है उसके साथ ही साइड टू साइड एक इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए का मैच भी चलेगा, जो कि प्रैक्टिस मैच है। पहले टेस्ट मैच के पहले जो इंडिया टीम ने 2 प्रैक्टिस मैच मांगे थे, उसमें से पहला प्रैक्टिस मैच कल ही स्टार्ट हो रहा है। तो नवदीप सैनी हो गए, उमेश यादव और एक फास्ट बॉलर और है, मुझे लग रहा है वो 2-3 फास्ट बॉलर उधर जरूर जाएंगे मैच खेलने के लिए। बाकी पहले मैच की अगर बात करें तो शामी और बुमराह तो ऑब्वियस चॉइस है। तो मुझे लग रहा है कि कल के मैच में तो बुमराह भी खेल सकते हैं, दो में से कोई भी एक खेले। बट चूंकि चाहर और नटराजन वो टेस्ट मैच की टीम में नहीं है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों को मौका जरूर मिलना चाहिए। तीनों T20 में इन लोगों को आप खिलाइए और फ्यूचर के लिए आप इनको प्रिपेयर करिए। बिल्कुल फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। और कल तेजवानी सर कितना हार्ड होगा ये मैच, क्योंकि एक तरफ आपका टेस्ट के लिए स्टार्टिंग के लिए मैच स्टार्ट होने वाला है, प्रैक्टिस मैच है, और कल आपका T20 का दूसरा मुकाबला भी है। तो कहीं ना कहीं टीम एक दिन में 2 प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने होंगे कप्तान कोहली को। नहीं, देखिए, टेस्ट मैच की जो टीम है वो उसमें काफी नए दूसरे चेहरे हैं। उनको तो खैर मुझे नहीं लगता है कि T20 की टीम वो कहीं से भी डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये मेन वो है हमारे लिए। और मुझे पूरा विश्वास है भारत टीम का जो जीत का टेम्पो बना आ रहा है वो आगे भी इसमें ले आएंगे वो। और सिडनी के मुझे लग रहा है ये दोनों मैचेस में, क्योंकि बैट्समैन से बहुत ही बड़ी पारियां ड्यू है, मैं आपको बता रहा हूँ, मिडिल ऑर्डर में खास तौर से। और इन्होंने वापसी करनी है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा खेलेंगे ये लोग। सो बाकी टीम कहीं से वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आई थिंक हमें अब विकल्प मिल गया है जो भी हमारे पास थे। चहल की वापसी हो गई है, वाशिंगटन सुंदर अच्छी बॉल डाल ही रहे हैं, और जैसा संदीप ने बताया जसप्रीत बुमराह है, ये है, या शमी में से एक आ जाएंगे। उसके बाद मैं तो शार्दुल को भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प समझता हूँ, विकेट टेकिंग एबिलिटी है उनके अंदर, और जो पेस का वेरिएशन वो बहुत अच्छा करते हैं क्रॉस सीम पकड़ के, और वैसे भी तो एक उनको लिए उनका भी अच्छा विकल्प है। और नटराजन तो खैर टीम पर हावी है ही सामने वाली के ऊपर। तो बाकी एक, हाँ ठीक है, संदीप ने कहा कि एक जो छठा बॉलर होता है टीम में, कहीं ना कहीं लगता है कि उससे एक आध ओवर करा सके, तो वो हमारे पास नहीं है। अब हार्दिक भी उस स्थिति में नहीं है, बल्कि मैं तो चिंतित हूँ हार्दिक पांड्या के लिए कि उनकी जो फिटनेस है वो बहुत ही अच्छी नहीं है। और चूंकि उसको टीम को उसकी जरूरत है, इसीलिए वो खिला रहे हैं, वरना मैं नहीं समझता हूँ कि वो किसी भी कोने से वो मैच फिट है। ये मेरा मानना है, और ये अच्छी चीज नहीं है। इस तरीके से अगर हम खिलाड़ियों को पुश करेंगे तो वो एक हानिकारक हो सकता है खिलाड़ी के लिए भी, और आने वाले, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है जो आने वाले समय में इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है मिडिल ऑर्डर के नीचे तक बैटिंग करने के लिए। सर, जो आपने बात करी कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतों के साथ खेल रहे हैं, चोट है, ये बात हमने और संदीप ने अपर कट में इससे पहले भी की थी। जब संदीप मैंने आपसे कहा था कि जब आप फिट ही नहीं हैं, डॉक्टर आपको एक चीज़ करने के लिए मना कर रहा है, बॉलिंग से ज़्यादा फोकस्ड आपको बैटिंग करनी पड़ती है, और बैटिंग में भी अगर आप हल्का सा भी अपने आप को अनफिट समझ रहे हैं तो मत खेलिए। लेकिन ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट की मैं अगर बात करूँ, इसने रोहित शर्मा को भी 2 टेस्टों से बाहर कर दिया, और वैसे ही हार्दिक पांड्या को। तो फ्रेंचाइजी को लुभाने के लिए मैं कहूं या किसके लिए कहूं, ये लोग क्रिकेट को खेलते जाते हैं और अपनी दिक्कतों को देखते नहीं हैं। अब उस दिक्कत का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बॉल नहीं फेंक पा रहे हैं हार्दिक पांड्या। अब उनको टीम में जरूरत है बॉलिंग की, तो वो छठा बॉलर ढूंढना जा रहा है हार्दिक पांड्या के होने के बावजूद भी। जी बिल्कुल, देखिए, और मुझे तो लगता है कि बैटिंग भी उतना बड़ा कंसर्न नहीं है जब आप फील्ड पे रहते हैं, और जो आपकी रेपुटेशन है, हार्दिक पांड्या की मैं बात कर रहा हूं, जो लंबी लंबी डाइवें मारते हैं, ऊंचे ऊंचे कैच पकड़ते हैं, तो वो फील्डिंग के जब एफर्ट करने के चक्कर में अगर कहीं छोटा मोटा कुछ हल्का निगल हो जाता है तो वो ज्यादा समस्या पैदा कर देता है। देखिए, जिस तरह से हार्दिक पांड्या पहले फील्डर हुआ करते थे और अभी जो फील्डिंग कर रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है, और वो कंसर्न ज्यादा बड़ा है। क्या होता है कि जब भी कोई बॉल अपनी तरफ आती है तो वो एक्साइटमेंट में हम समझ नहीं पाते कि हमारी बॉडी कितनी फिट है, बट एफर्ट हम वही पूरा करने चले जाते हैं, तो फिर इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक ये चीज है, और जो जैसा सर ने बोला, बहुत प्रीसियस खिलाड़ी हैं, और देश को, इस देश की टीम को, भारत की क्रिकेट टीम को इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखना चाहिए। आगे के मैचेस के लिए बहुत काम के खिलाड़ी हैं, तो मुझे लग रहा है बोर्ड को इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल, और ध्यान देना भी चाहिए इन सब पे। और कल के मैच पे हमारा ध्यान होगा और कल के मैच पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया केएल तिजवानी सर आपका भी, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से जुड़ने के लिए। तो हम लोग मैच में बात कर रहे थे कल होने वाले सिडनी के ग्राउंड में कि कल क्या प्लेइंग 11 उतर सकता है और किन प्लेयरों पे नजर होगी। हार्दिक पांड्या चोट में होने के बावजूद भी कितना अच्छा खेल रहे हैं और कल अपनी इस जो उनकी फॉर्म चली आ रही है उसको कितना हद तक जारी रखते हैं। फिलहाल अपर कट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।